नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र PGCER MTT 032 अनुवाद रूपांतरण एवं मुद्रित माध्यम खंड 2 मुद्रित माध्यम एवं रूपांतरण इकाई 5 मुद्रित माध्यम और रूपांतरण के विभिन्न आयाम एवं प्रकार 5.0 उद्देश्य प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत अनुवाद अध्ययन के शिक्षार्थी मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण के आयामों के बारे में जान सकेंगे। मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की प्रकृति तथा प्रकारों से परिचित होंगे। रूपांतरण के आयाम और प्रकार किस प्रकार मुद्रित माध्यमों को सामाजिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मुद्रित साहित्य और सृजनात्मक साहित्य के रूपांतरण की रणनीतियाँ और उद्देश्य क्या हैं तथा रूपांतरण की इस प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रविधियां कार्य करती हैं, ये भी समझ सकेंगे। 5.1 प्रस्तावना। प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक आपने रूपांतरण तथा इसकी प्रक्रिया और आवश्यकता के बारे में अध्ययन कर लिया है। आपने ये भी जाना कि जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की तकनीक क्या है और यह किस प्रकार कार्य करती है तथा किस प्रकार यह मुद्रित माध्यमों की विषय वस्तु को प्रवर्तित रूपाकार प्रदान करती है इत्यादि पक्षों पर गंभीरतापूर्वक विगत इकाइयों में अध्ययन कर लिया है। जनसंचार के मुद्रित माध्यम अर्थात समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, विज्ञापन एवं अन्य विविध प्रकार के सूचना पत्रक तथा मुद्रित साहित्य व्यापक जनसमूह तक सूचना, मनोरंजन तथा शिक्षा संबंधी सामग्री पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसका भी अध्ययन आपने किया होगा। जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम होने के नाते जनता तक सूचना तथा शिक्षा और मनोरंजन की उपलब्धता एक महत् उद्यम का प्रकार है तथा इसे प्रिंट मीडिया के विभिन्न अंगों द्वारा संपादित किया जाता है, जिनमें मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम प्रमुख हैं। इनमें मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही प्रमुख रूप से जनसंचार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जबकि मुद्रित साहित्य एक अलग प्रविधि से ज्ञान, अनुभूति तथा मनोरंजन के साधन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पिछली इकाई के अध्ययन के दौरान आप मुद्रित माध्यमों की जनसंचार माध्यम के रूप में भूमिका, स्वरूप तथा मुद्रित माध्यमों के विभिन्न अंगों में रूपांतरण की आवश्यकता एवं उपयोग पर चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में हम जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण के विभिन्न आयामों तथा प्रकारों पर चर्चा करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि रूपांतरण की भूमिका इस क्षेत्र में कितनी व्यापक एवं प्रभावकारी है तथा ये किस प्रकार इस माध्यम को अपने दायित्व निर्वहन में सशक्त और प्रासंगिक बनाती है। मुद्रित साहित्य की अन्य विधाओं पर भी संक्षिप्त चर्चा होगी, जिसके अंतर्गत आप विधांतरण, माध्यम अनुकूलन आदि पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ रूपांतरण की विभिन्न तकनीकें कौन कौन सी हैं तथा वे किन किन स्थितियों में कितनी प्रभावकारी होती हैं, इसका भी विश्लेषण इस इकाई में करने का प्रयास किया जाएगा। 5.2 मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण के विविध आयाम। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों के रूप में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं और विज्ञापनों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इससे हम भली भांति अवगत हैं, क्योंकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साधन के रूप में ये लगभग अनिवार्य घटक हैं जो हमारी निजी जिंदगी से लेकर सार्वजनिक एवं व्यवस्थात्मक जीवन को अनेक मायनों में सुगमित करते हैं। आयाम, डायमेंशन शब्द एक बहुपक्षीय तकनीकी शब्द है जिससे अभिप्राय है कुछ विशेष स्थितियों में मापन। यह मापन किसी वस्तु, विषय अथवा संपादित गतिविधि के विस्तार, स्तर, गहराई अथवा गांभीर्य का होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को स्वस्थ घोषित करने के लिए शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, व्यावसायिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक रूप से अंतर्संबद्ध कारकों के समुच्चय समन्वय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अनुवाद के लिए भी आवश्यक है कि अनुदित पाठ का मात्रात्मक, गुणात्मक, पाठपरक, पाठ का मूल प्रकृतिपरक, भाषापरक तथा अनुवाद का गुणात्मक मापन किया जाए। इन सभी आयामों से जब किसी अनुदित पाठ का मापन अथवा परीक्षण किया जाएगा तो वो उसका विभिन्न आयामों से मापन ही होगा। किसी भी मापन के एकाधिक मूल्य भी होते हैं जिनका अनुदित पाठ रूपी उत्पाद पर बहुस्तरीय प्रभाव पड़ता है। इसे गौण प्रभाव भी कहा जाता है। कुछ मूल्य इस प्रकार बताए गए हैं। मूल्य समुच्चय मूल्य, आवृत्ति, औसतन मूल्य, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य आदि। यहाँ इस चर्चा का महत्व इसलिए भी है कि अनुवाद एक प्रक्रियात्मक गतिविधि होने के साथ एक उत्पाद भी होता है। वैज्ञानिक गतिविधि होने से यही प्रक्रियात्मक है, जबकि नव पाठ के रूप में स्वतंत्र उत्पाद भी है। ट्रांसलेशन इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट।
गुणात्मक पक्ष के रूप में अनूदित पाठ के भी 3 आयाम बताए गए हैं। ये है विषय वस्तु में पूर्णता, संकेतों तथा अंकों और ज्यामितीय गणितीय चिन्हों का समुचित अंतरण, अनूदित पाठ में सह सामंजस्य एवं तारतम्यता और लक्ष्य भाषा के अनुरूप पाठ का प्रारूपण। अनुवाद विज्ञानी मोनिन के अनुसार अनुवाद की गतिविधि एक द्वंद्वात्मक गतिविधि होती है जो हालांकि स्पष्ट स्थितियों और संदेशों से प्रारंभ होती है परंतु भाषा के गुणफन के साथ साथ अधिक संश्लिष्ट होती जाती है और व्याख्या की मांग करती है। ये प्रक्रिया रूपांतरण के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है जब स्रोत भाषा पाठ को भिन्न विधा और परिवेश में स्थापित करना होता है। मोनिन मानते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और शायद ही कभी समाप्त होती है। किसी भी अनूदित पाठ को स्रोत भाषा पाठ का आदर्श पाठ कहना कठिन है। रूपांतरण के संदर्भ में ओक्टावियो पॉज का ये निष्कर्ष रूपांतरण के संदर्भ में विशेष महत्व का है। वे कहते हैं, अनुवाद किसी रचना का नहीं बल्कि पूरी परंपरा का होता है। अर्थात भाषा रचना के साथ उसकी संस्कृति तथा सामाजिक सरोकार और समझ भी लक्ष्य भाषा में आती है और अनुवाद की चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्ति है तथा ये चिन्ह अपने पूर्ववर्ती चिन्हों का पुनर्नुवाद ही होता है। इस दृष्टि से कोई भी रचना अपने आप में पूर्ण मूल नहीं अपितु एक प्रकार का अनुवाद ही होता है। यही सिद्धांत रूपांतरण पर भी लागू होता है। ध्यातव्य है कि रूपांतरण वास्तव में अनुवाद का ही सीमित स्वरूप है जिसमें मूल की छाया अवश्य बनी रहे थे। अतः इस चर्चा में अनुवाद तथा रूपांतरण शब्द पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किए गए हैं। मीडिया की आवश्यकता और प्रभाव संबंधी मैकविल के सिद्धांत के अनुसार 5 महत्वपूर्ण भूमिकाएं जनसंचार माध्यमों को निभानी पड़ती हैं। इनमें सूचना, सामाजिक सह संबंध स्थापन, सातत्य, मनोरंजन एवं समाज को भौतिक और वैचारिक गति देना जैसी सामाजिक प्रक्रियात्मक भूमिकाएं सम्मिलित हैं जिन्हें मीडिया के एक अंग के रूप में मुद्रित माध्यम विभिन्न तरीकों से संपादित करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनुवाद तथा रूपांतरण की भूमिका केंद्रीय होती है। सूचना का महत्वपूर्ण तंत्र होने के नाते समाचार पत्र तथा अन्य मुद्रित माध्यम घटनाओं और परिस्थितियों के समाज के सामने विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं तथा सत्ता के संबंधों और उन्मेष, विकास तथा तेजी से परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। ये सभी गतिविधियां सूचना के अनुवाद, रूपांतरण तथा विविधतापूर्ण प्रस्तुतियों से संभव होती हैं जिसमें सूचना अथवा समाचारों के संग्रहण, संपादन, फॉर्मेट एवं चित्रात्मक निदर्शन में रूपांतरण तथा अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जनसंचार के मुद्रित माध्यम के रूप में वर्तमान की परिघटनाओं से समाज को संसूचित रखना तथा व्यवस्था एवं नियम के तंत्र को सापेक्षता के अनुरूप एकता स्थापित करते हुए समाजीकरण की भूमिका से सशक्त करना भी मीडिया का दायित्व है। इस प्रकार की जटिल भूमिका का निर्वाह केवल सूचना को जस का तस परोस कर नहीं किया जा सकता है, उसे नागरिक उपभोग प्रयोज्य और यथेष्ट व्यवहार प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के परिवर्तन, संक्षेपण, विस्तार तथा दूसरे अनेक सौंदर्यात्मक उपागम जोड़ने पड़ते हैं जो रूपांतरण की भूमिका को रेखांकित करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उपांग होने के नाते समाज के सातत्य तथा सामाजिक तनाव को कम करने की भी महती भूमिका का निर्वहन मुद्रित माध्यम अपनी सामग्री को सहज, सरल तथा आकर्षक प्रारूप में प्रस्तुत कर संपन्न करते हैं, जिसमें सामग्री का बहुभाषी अनुवाद, अन्य सामग्री का समावेशन, प्रस्तुति सौंदर्य उपागमों का प्रयोग, चित्र एवं तस्वीरों के संयोजन आदि उपक्रमों से मीडिया तंत्र रूपांतरण का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। विकास और सामाजिक गति के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया उपांग के रूप में मुद्रित माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वैचारिक प्रक्रिया को गति देते हैं जिसके कारण समाज के राजनीतिक परिवेश में नव चिंतन, उन्मेष, आर्थिक विकास तथा आस्थापरक सद्भाव की स्थापना होती है। इस गतिविधि को संपादित करना अत्यंत दुष्कर होता है। अपने मत को दूसरों तक पहुंचाना तथा उनसे सहमति, असहमति और खुली चर्चा के माध्यम से नव प्रवर्तन को प्रेरित करना ही समाज का विकास और आर्थिक विकास का बुनियादी कारक है, जिसकी संभावना केवल सामाजिक शांति एवं सद्भाव से ही संभव हो सकती है। इस सारी प्रक्रिया को मुद्रित माध्यम अपनी मूल सामग्री अर्थात सूचनात्मक विषय वस्तु को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक दृष्टि से लक्ष्य, सहज एवं अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर निष्पादित करते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया की अनिवार्यता इसमें स्वतः सिद्ध होती है। अनुवाद के बहुत से मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें संप्रेषण मॉडल, लोकरीति मॉडल, प्रचार मॉडल तथा अभिग्रहण अथवा रिसेप्शन मॉडल प्रमुख हैं। इन पर अन्यत्र आप चर्चा करेंगे। संप्रेषण परक अनुवाद के लिए नायडा का व्यापक समतुल्यता सिद्धांत बड़ा संगत है, जिसके माध्यम से अनूदित पाठ को व्यापक जनसमूह में स्वीकार्य बनाने की तकनीक निहित है। ये तकनीक जनसंचार के मुद्रित माध्यमों के लिए रूपांतरण के रूप में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।
मुद्रित माध्यम एक मुक्त सूचना संसार का निर्माण करते हैं जहां सीमाओं, आस्थाओं तथा अन्य परिधियों का अतिक्रमण होता है। अतः प्रस्तुत की जा रही सामग्री का व्यापक जनसमूह के लिए स्वीकार्य होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से रूपांतरण की तकनीक ही इस महत् कार्य को संतोषजनक रीति से पूर्ण करने में समर्थ है। मुद्रित माध्यमों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और देश की अखंडता व एकता को बनाए रखने में केंद्रीय महत्वपूर्ण भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट हो जाता है कि सूचना का संप्रेषण एक अत्यंत संवेदनशील तथा दूरगामी प्रभाव डालने वाला उपक्रम होता है। अतः सूचना न केवल तथ्याधारित ही होनी चाहिए अपितु उसकी प्रस्तुति और कलेवर भी ऐसा होना चाहिए जिससे न केवल सूचना का उद्देश्य हासिल होता हो बल्कि देश की अखंडता, उसका विकास और जन कल्याण भी हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूचना और विषय वस्तु को अनेक स्तरों पर विभिन्न तकनीकों द्वारा प्रसारित भी किया जाए और उसके व्यापक परिणामों का विचार कर उसमें जोड़ घटाव, संपादन तथा विधांतरण जैसे कार्य किए जाएं ताकि मीडिया की उन सभी जिम्मेदारियों की पूर्ति हो सके जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है। मीडिया की प्रकृति पर हमने पिछली इकाई में चर्चा की थी तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली रूपांतरण पद्धतियों का भी जिक्र किया था। यहाँ आपने उन तकनीकों के फलस्वरूप निर्मित होने वाले मुद्रित माध्यमों के स्वरूप संबंधी पक्षों पर जानकारी प्राप्त की। महत्वपूर्ण यह है कि मुद्रित माध्यमों का समाज तथा प्रशासकीय प्रकायों के साथ अंतरंगता का संबंध है और इन माध्यमों की अत्यधिक जिम्मेदारी होती है कि वे न केवल जनता को सूचना और मनोरंजन प्रदान करें अपितु उनसे ये भी वांछित होता है कि वे समाज को वैचारिक धरातल देकर उसके विकास एवं सामाजिक व्यवस्था, न्यायतंत्र, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता को संपुष्ट करें। इस दायित्व की पूर्ति केवल कागज को अक्षरों से भर देने मात्र से नहीं हो सकती है। इसके लिए मीडिया की भूमिका के आलोक में सूचना सामग्री तथा संबद्ध विषय वस्तु को अनेक चरणों से गुजारकर उसका परिष्कार होता है। यह एक मापन प्रक्रिया का गुणात्मक पक्ष है जो मुद्रित माध्यमों को विश्वसनीय, प्रयोक्ता सहज तथा स्वदेशीय बनाता है। अभी रूपांतरण के जिन गुणात्मक आयामों की चर्चा हमने की है उन्हीं के फलस्वरूप मुद्रित माध्यमों अर्थात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा विज्ञापनों के साथ अन्य प्रचार सामग्री को युक्त, संगत एवं सौंदर्यपूर्ण फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाता है। पिछली इकाई में आपने पढ़ लिया होगा कि मुद्रित माध्यमों में स्रोत सामग्री का अनुवाद, संपादन, विस्तार, संक्षेपण, व्याख्या, चित्रावलियां, आरेखन, रंगीन मुद्रण तथा रूपावली युक्त संरचना के द्वारा हम मीडिया के मुद्रित माध्यम स्वरूप को हासिल कर पाते हैं। रूपांतरण के विभिन्न प्रकारों पर हम आगे चर्चा करेंगे। साहित्यिक कृतियों और मुद्रित पुस्तकीय साहित्य का रूपांतरण इसलिए भी उपयोगी होता है क्योंकि इनमें किसी लेखक रचनाकार के विचारों और सर्जना को एक अलग तरीके तथा विधा में प्रस्तुत करने की संभावना उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये भी है कि पुस्तकों में निहित ज्ञान तथा कथा या काव्य साहित्य को बड़ी संख्या में लोग पढ़कर सूचित और आनंदित हो सकते हैं। अक्सर पाठक किसी कृति, उपन्यास अथवा लघु कथा पुस्तक को पढ़कर उस पर आधारित फिल्म, टेलीविजन सीरियल अथवा नाटक को देखने के लिए प्रेरित होते हैं। योजक चिन्ह ज्ञान, मनोरंजन तथा सूचना शिक्षा के प्रमुख स्रोत के रूप में मुद्रित पुस्तकें, साहित्य भी जानकारी के संवाहक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए पुस्तकों के रूप में प्रकाशित कथा साहित्य, काल्पनिक साहित्य तथा काव्य का व्यापक पैमाने पर रूपांतरण होता है। इसे सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य का रूपांतरण भी कहा जा सकता है। ज्ञानात्मक साहित्य का विभिन्न रूपों में लक्ष्य पाठक वर्ग के उद्देश्यों तथा रुचि के अनुसार अनुकूलन कर लिया जाता है। विज्ञान संबंधी मुद्रित साहित्य पर आधारित बाल विज्ञान साहित्य, दस्तावेजी रूप तथा विज्ञान काल्पनिक साहित्य का निर्माण किया जाता है। वही समाजशास्त्रीय साहित्य के आधार पर ऐतिहासिक नाटक, निबंध तथा दस्तावेजी लेखों और शोध साहित्य का निर्माण किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी साहित्य पर कंप्यूटर कल्पना साहित्य तथा कथा साहित्य के निर्माण के प्रयोग उल्लेखनीय हैं। मानविकी तथा सृजनात्मक साहित्य के तो अनंत रूपांतरण सामने आते हैं। किसी नई कथा अथवा किसी पुरानी कथा के नए माध्यम में प्रस्तुतिकरण का अर्थ ही रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण में पुरानी शैली की मूल पाठ की अंतर्पाठीयता भी विद्यमान रहती है, जिसमें मूल कृति से सृजित नई कृति में मूल तत्व विद्यमान रहते हैं। काव्य शैली में रचित कृतियों के अनुवाद को मुश्किल ही नहीं असंभव भी कहा गया है। तथापि अनेक काव्यात्मक कृतियों के भिन्न छंदात्मक अथवा गद्यात्मक अनुवाद हुए हैं जो काफी लोकप्रिय हुए हैं। विभिन्न भाषाओं में भी गद्य साहित्य के पद्य तथा पद्य साहित्य के गद्य शैली में अनुवाद हुए हैं। उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी में मधुशाला के विभिन्न संस्करण रूपांतरण का अच्छा नमूना है।
ऐसा कहा जाता है कि साहित्यिक कृतियों का उत्तम रूपांतरण वही है जिसमें स्रोत पाठ की लंबाई के साथ साथ उसकी विषय वस्तु की सघनता भी उसी रूप में बनी रहे। रूपांतरण एक उन्मेषात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें स्रोत पाठ की जैविकता अपने नए परिवेश, लक्ष्य, भाषा अथवा विधा स्वरूप में अधिक उत्तमता से अनुकूलित हो जाती है। मेला आंचल पर आधारित रूपांतरण तथा फिल्में इसका उदाहरण है। मैकफिलेंस के अनुसार निष्ठा का प्रश्न साहित्यिक रूपांतरण में विशेष महत्व रखता है तथा किसी फिल्म में उस धारणा से इसका आशय से है जिसमें इस बात का देखा जाता है कि किसी साहित्यिक कृति को किस सीमा तक समुचित रूप में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। कमोबेश यही मानक अन्य प्रकार की मुद्रित पुस्तकों के साहित्य पर भी लागू होता है कि मूल पाठ के बुनियादी तत्वों की रक्षा कहाँ तक हो पाई है। इसे मुद्रित पुस्तकीय साहित्य के रूपांतरण की तकनीक भी कहा जा सकता है। 5.3 मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण के विभिन्न प्रकार और उद्देश्य। रूपांतरण तथा अनुवाद एक ही प्रक्रिया के रूप हैं। इस पर आपने पिछली इकाई में भी विस्तार से चर्चा कर ली है। अंग्रेजी शब्द अडैप्टेशन का समवर्ती हिंदी शब्द रूपांतरण अनुवाद के बृहद तात्पर्य में प्रयुक्त होता है। जन संचार माध्यमों में अनुवाद और रूपांतरण दोनों का ही प्रयोग व्यापक पैमाने पर होता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों में तो सूचना के लिखित पाठ का पूरी तरह से रूपांतरण अथवा अनुकूलन शब्दों एवं दृश्यों के अनुकूल होता है, लेकिन मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण का स्वरूप और स्तर तुलनात्मक दृष्टि से किंचित भिन्न होता है। रूपांतरण में मूल शब्द अथवा सूचना किसी सीमा तक बनी रहती है, परंतु उसकी प्रस्तुति तथा प्रारूप अथवा फॉर्मेट में मुद्रित माध्यमों की प्रकृति के अनुरूप अनुकूलन अथवा परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि दैनिक समाचार पत्र में सूचना की तात्कालिकता का बड़ा महत्व है, जबकि पत्रिकाओं और जर्नलों में सूचना के साथ साथ उसके पूर्ववर्ती संदर्भ तथा भविष्य के परिणाम अथवा समवर्ती विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। समाचार पत्रों में भी सांध्य टाइम्स जैसे संस्करण 1 या 2 मुख्य समाचारों के साथ सिनेमा, व्यापार, सभा सम्मेलन तथा स्थानीय घटनाओं को हल्के फुल्के ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जबकि मुख्य दैनिक समाचार पत्र गंभीरता से अपने पूरे आकार, प्रकार और सभी विषयों को समाहित कराते हुए एक संपूर्ण समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होते हैं। इस दृष्टि से न केवल मुद्रित माध्यमों के विभिन्न रूपों में ही वैभिन्न देखा जाता है, अपितु किसी एक प्रारूप में भी प्रस्तुति, कवरेज तथा सूचना के आकार, प्रकार और भाषा शैली में व्यापक विभेद देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि मूल सूचना अथवा कथ्य का विधांतरण आवृत्ति के साथ साथ उसकी काल सापेक्षता के अनुरूप भी होता है। ब्लिट्स अथवा दूसरे टैब्लॉयड इन्हीं विशिष्ट प्रस्तुति रूपों के कारण अपनी अलग छवि और पाठक वर्ग का निर्माण कराते हैं। पत्रिकाओं के स्तर पर भी अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। समसामयिक, राजनैतिक तथा सहित घर संसार, खेल एवं व्यंग्य विनोद से भरपूर पत्रिकाएं अलग अलग कलेवर में प्रकाशित होती हैं, जिनका पाठक वर्ग भी अलग अलग होता है। पत्रिकाओं में ही कुछ गंभीर प्रकृति की पत्रिकाएं भाषा, शैली तथा ज्ञानात्मक आयाम से युक्त होने के भिन्न पाठक वर्ग में लोकप्रिय होती हैं। रीडर्स डाइजेस्ट जैसी पत्रिकाएं इसी वर्ग की हैं। गंभीर शोध, लेख, राजनैतिक और आर्थिक विश्लेषण से भरी पत्रिकाएं भी एक बड़े पाठक वर्ग की पसंद हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, उच्च शोध तथा राजनीतिज्ञ वर्ग में इनका विशेष महत्व एवं प्रभाव होता है। अगर इस समूचे संदर्भ के आलोक में पत्रिकाओं में प्रस्तुत सामग्री अथवा सूचना का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें भी सूचना का विधांतरण, उसका प्रसाधन, संपादन तथा सौंदर्यात्मक दृष्टि से प्रस्तुतिकरण अनेक प्रकार से विधा विशेष और पाठक वर्ग की रुचि एवं व्यापक जन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप रूपांतरित किया जाता है। आवृत्ति, माध्यम तथा पाठक वर्ग की प्राथमिकताओं के साथ जनसंचार माध्यमों के सामाजिक दायित्व भी रूपांतरण की इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विज्ञापनों तथा सूचना प्रसार के अन्य तात्कालिक एवं अनियमित प्रारूपों में भी रूपांतरण के स्तर पर कई भेद स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होते हैं। विज्ञापनों के भी अनेक प्रकार होते हैं। सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक सेवा अथवा व्यापार वाणिज्यिक या लोक सेवा विज्ञापन, या फिर सूचनात्मक, मत निर्मितिकारक अथवा अनुस्मारक विज्ञापन। विज्ञापनों का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है सांस्थानिक और उत्पाद आधारित। और भी अनेक भेद विज्ञापनों के हैं जो ये सिद्ध कराते हैं कि सूचना अथवा मूल जानकारी को अनंत प्रारूपों में उत्पाद, पाठक वर्ग तथा सामाजिक, लोकहित अथवा उत्पाद की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर रूपांतरित कर उसे लक्ष्य वर्ग की रुचि के अनुसार रूपांतरित कर प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होती है। यही कारण है कि जनसंचार के माध्यमों के रूप में मुद्रित माध्यम विज्ञापनों के लिए एक बड़ा माध्यम है। अल्पकालिक महत्व के सूचना पत्रक, ब्रोशर, पैम्फलेट, पोस्टर तथा प्रेस विज्ञप्तियां भी प्रकाशित और जारी की जाती हैं, जिनका तात्कालिक और अस्थायी महत्व होता है।
कुछ समय के अथवा किसी संयोजन या अभियान के उपरांत वे निष्प्रयोजी हो जाती हैं। सभा सम्मेलनों की सूचना ब्रोशर, वस्तुओं की सेल, प्रवेश सूचना संबंधी पर्चे और सरकारी अथवा निजी कंपनियों के प्रचार अभियान से संबंधित सामग्री ऐसी ही होती है। इस प्रकार की प्रचार अथवा संचार सामग्री की भाषा लोचपूर्ण, आकर्षक, लयात्मक तथा विभिन्न आकर्षक मॉडलों में प्रस्तुत की जाती है। इसमें व्याकरण अथवा भाषा के स्वाभाविक नियमों पर ध्यान न देकर सूचना को तुरंत बिना किसी जटिल संरचना के लक्ष्य वर्ग तक पहुंचाना होता है। चित्रों, सिने कलाकारों के चित्रों तथा निदर्शनों और रूपावलियों का भी प्रयोग इनकी प्रस्तुति में होता है। इससे स्पष्ट है कि इन माध्यमों में सूचना अथवा जानकारी का व्यापक पैमाने पर रूपांतरण किया जाता है और उसे यथासंभव प्रयोक्तावर्ग की आवश्यकता के अनुरूप ढालकर आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस चर्चा के आलोक में ये तो स्पष्ट हो गया है कि विधा, आवृत्ति, माध्यम विधा, लक्ष्य वर्ग और किन्हीं अन्य कारणों से रूपांतरण के अनेक प्रकार सामने आते हैं। तथ्य ये है कि अनुवाद और उससे संबंधित सभी विधाओं तथा प्रस्तुति तकनीकों, चित्र रंग संयोजन की अनंत सृजनात्मक क्षमताओं, कलाकारों, डिजाइनकारों तथा रेखांकन संबंधी तकनीकों के उत्तम समुच्चय से हासिल होने वाला परिणाम रूपांतरण के रूप में जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में दिखाई देता है। रूपांतरण अनुवाद की वो विशिष्ट विधि है जिसमें स्रोत पाठ को लक्ष्य भाषा अथवा विधा के अनुरूप उसकी संस्कृति, शैली, व्याकरण, अर्थ और वाक्य विन्यास में ढाल लिया जाता है। यह वास्तविक अनुवाद से भिन्न कुछ मुक्त अनुवाद जैसा प्रतीत होता है, जिसमें मूल का आस्वाद बना रहता ही तो साथ ही लक्ष्य वर्ग की विधागत अपेक्षाओं की पूर्ति भी होती है। जहाँ तक मुद्रित साहित्य के रूपांतरण का संबंध है तो उपन्यास, कविता, नाटक, कथा तथा लघु उपन्यास आदि के साथ अन्य विषयों पर आधारित साहित्य का रूपांतरण भी व्यापक पैमाने पर होता है, जिसमें किसी एक विधा में रचित साहित्य का दूसरी विधा में अनुवाद किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य भिन्न अथवा संभाषा में किसी कृति के साहित्यिक सौष्ठव, ज्ञान तथा सूचना को व्यापक वर्ग तक पहुंचाना होता है, जिनकी या तो स्रोत भाषा तक पहुंच नहीं होती अथवा उनकी रुचि साहित्य की उस विधा विशेष में नहीं होती है। नाट्य रूपांतरण अथवा गद्य अथवा पद्यात्मक पाठ से मंच हेतु रूपांतरण भी साहित्यिक रूपांतरण का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें स्रोत पाठ को मंच प्रस्तुति के लिए संवादात्मक शैली में अनुकूलित किया जाता है। कई बार नाटकों का भी भिन्न सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में भिन्न अर्थ के साथ नाटकों का रूपांतरण होता है। नाटकों के लिए रूपांतरण की प्रक्रिया में स्रोत भाषा पाठ का विस्तार अथवा उसका संक्षेपण दोनों ही होते हैं। यदि मूल उपन्यास 200 पृष्ठों का है तो नाटक के लिए पटकथा 25-30 पृष्ठों से अधिक नहीं होगी। कहानी का वर्णन, मंच अनुकूल पात्रों का चरित्र, साज सज्जा तथा ध्वनि, प्रकाश आदि के अनुरूप स्रोत पाठ का रूपांतरण किया जाता है। मंच के लिए नाटक प्रभावी हो इसके लिए वर्णन शैली में संवादों को सशक्त तथा वाचन में तृतीय पुरुष का प्रयोग होता है। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी, शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे नाटकों के रूपांतरण विशिष्ट उदाहरण हैं। पीटर बुक द्वारा महाभारत का रूपांतरण माध्यम और परिप्रेक्ष्य दोनों स्तरों पर एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें लंबे लंबे प्रकरणों यथा द्यूतकीड़ा तथा युद्ध प्रसंगों को कुशलता से अल्पावधि में अनुकूलित किया गया है। इस प्रकार उपन्यास अथवा कहानी से नाटकों के लिए किए जाने वाले रूपांतरण में माध्यम की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन महत्वपूर्ण पक्ष है। भिन्न भाषा समुदाय के लिए किए जाने वाले अंतरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नाटकों का रूपांतरण इस दृष्टि से एक विशेष क्षेत्र है। कुछ अन्य रूपांतरण प्रकार भी हैं जिन पर यहाँ आगे चर्चा की जाएगी, ताकि रूपांतरण के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य से भी आप परिचित हो सके। मुद्रित माध्यमों में प्रयुक्त होने वाले रूपांतरण के ये प्रकार विभिन्न माध्यमों की प्रकृति के अनुसार उपयोग में लाए जाते हैं, जो इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। 5.4 साहचर्य अथवा संनिधानात्मक रूपांतरण, कॉलिकेशन अडैप्टेशन। अनुवाद करते समय अनेक प्रविधियों और प्रकार सहायक उपागम के रूप में कार्य करते हैं, परंतु सामान्य अनुवाद प्रकार के रूप में शब्द प्रति शब्द अनुवाद, शाब्दिक तथा भावात्मक अथवा मुक्त अनुवाद की विधियों ही प्रमुख हैं। हालांकि स्रोत भाषा पाठ की प्रकृति और उद्देश्यों आदि के आधार पर अनुवाद के अनेक दूसरे प्रकार भी सामने आते हैं, गद्य, पद्य, नाट्य विधात्मक आदि। अनेकों भाषिक त्रुटियां भी शाब्दिक अनुवाद में उभर आती हैं। कर्ता के साथ सही क्रिया का तालमेल नहीं बैठता है और कई अवसरों पर लिंगभेद करना अथवा लिंग के अनुसार क्रिया का समन्वय अशुद्ध हो जाता है। भिन्न भाषा परिवार की भाषाओं के मध्य होने वाले अनुवादों में अक्सर इस प्रकार के उदाहरण दिखाई देते हैं। मैं जाता हूँ, हम जाता है, तुम जाती हो, तुम जाता है,
हम खाती है जैसे कई वाक्य भिन्न भाषाओं के मध्य अनुवाद की सामान्य प्रक्रिया से स्पष्ट नहीं होते। इस प्रकार की स्थिति में स्रोत भाषा के मूल आशय को ग्रहण कर उसे लक्ष्य भाषा की भाषिक और सांस्कृतिक संरचना के अनुसार अंतरित कर किया जाता है। वे हमारे पूजनीय है। इस वाक्य में वे बहुवचन भी हो सकता है और आदर सम्मान की दृष्टि से एकवचन भी। अंग्रेजी में मेरा बाप माय फादर लिखना अनुपयुक्त नहीं होगा, जबकि भारतीय भाषाओं में सम्मान की दृष्टि से मेरे पिता अथवा मेरे पिताजी ही लिखा जाएगा। अतः शाब्दिक अनुवाद में इस प्रकार की जटिलताएं सामान्य अनुवाद करते समय आती हैं। इन्हें रूपांतरण के माध्यम से लक्ष्य भाषा में साहचर्य संबंध के अनुरूप समन्वित कर अनुवाद कर लिया जाता है। ऐसे ही अनेक उदाहरण तब सामने आते हैं जब किसी समाचार का किसी एक भाषा विशेष से विषम भाषा परिवार की भाषा में अनुवाद किया जाता है, अथवा किसी एक विधा में रचित साहित्य का भिन्न विधा में अंतरण करने का प्रयास होता है। तब मूल भाषा अथवा लक्ष्य पाठ के आशय को ग्रहण करते हुए उसे रूपांतरण की तकनीकों द्वारा अंतरित कर माध्यम विशेष की प्रकृति में संस्थापित कर लिया जाता है। इस प्रकार की जटिलता मुद्रित माध्यमों की विधाओं में भी दिखाई देती है, जैसे कि समाचार पत्र की भाषा शैली में निर्मित समाचार को पत्रिका अथवा विज्ञापन ये पोस्टर अथवा ब्रोशर आदि में यथावत ग्रहण न कर उसे विधा के अनुसार अनुकूलित रूपांतरित कर लिया जाता है। द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, आपके भरोसे का बैंक, इसका अच्छा उदाहरण है, जिसे विज्ञापन के लिए अनुकूलित किया गया है। उसे समाचार पत्र अथवा पत्रिका में समाचार या लेख में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा ही सामग्री के आकार प्रकार की प्रस्तुति तथा वर्ण विन्यास और रंग सज्जा को लेकर भी किया जाता है। समाचार पत्रों की तुलना में विज्ञापन पृष्ठ और पत्रिकाएं अधिक रंगीन तथा भिन्न लेआउट विन्यास में रूपांतरित होकर प्रकाशित होती हैं। मुद्रित साहित्य में भी अनुकूलन के अंतर्गत सामग्री, प्रारूप तथा प्रस्तुति लक्ष्य भाषा की प्रकृति ये किसी भी समाज की विशिष्टता और निर्मिति के कारक होते हैं तथा अनुवाद की मूलभूत भूमिका के रूप में इनका अंतरण जहां अनिवार्य होता है वहीं ये सर्वाधिक जटिल प्रकार भी होता है। सुप्रसिद्ध अनुवाद विज्ञानी आंद्रे लेफेवेयर का सांस्कृतिक मोड़ तथा लॉरेंस वेनुटी की स्थानीयकरण और विदेशीकरण की अनुवाद तकनीकें भी इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। संभाषा परिवार अथवा सहोदर भाषाओं में जहां सांस्कृतिक तत्वों का अंतरण एक सीमा तक सहज होता है, वहीं यह उद्यम विषमभाषी भाषाओं में यह और कठिन कार्य हो जाता है। सांस्कृतिक तत्व किसी भी समाज की संरचना में निहित होते हैं और ये गहराई से अध्ययन पर ही समझ आते हैं। ये अधिकतर अमूर्त होते हैं और मौखिक तथा अमौखिक दोनों ही प्रकृतियों के होते हैं। इन्हें अंतरित करते समय भाषा के विभिन्न स्तरों, शैली, संप्रेषण रीति तथा लक्ष्य भाषा में उत्पन्न होने वाले और मूल संस्कृति के ठीक ठीक संप्रेषित होने की कोशिश एक सफल अनुवादक के लिए स्वाभाविक अनिवार्यता होती है। यदि सूक्ष्मता से इस सारी जटिल प्रक्रिया को देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि इसमें रूपांतरण की भूमिका स्पष्ट और अपरिहार्य है। जब तक स्रोत भाषा पाठ का लक्ष्य भाषा की भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अनुकूलन नहीं होता है, तब तक अंतरण संभव नहीं होगा। गंगा स्नान, सुहाग की चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर तथा नाते रिश्ते के शब्दों के गुफित संबंध को अंतरित करने के लिए उसे कई विधियों से रूपांतरित कर ही लक्ष्य भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। यही नहीं, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का भी आसानी से लक्ष्य भाषा में समान पर्याय अथवा अभिव्यक्ति का मिलना संभव नहीं होता। अतः उसका भी भावाभिव्यंजक ही खोजना पड़ता है। कई बार संकेत और चित्रात्मक निरूपण से भी स्रोत भाषा व्यक्त करना पड़ता है। विशेषकर यातायात, सेवा क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न प्रकार के सूचना संबंधी पाठों को तुरंत एवं सभी के प्रयोग के लिए आसान एवं सर्वग्राह्य स्थानीय एवं वैश्विक प्रारूप में प्रचलित संकेतों में विशिष्ट वर्ण रंग संरचना में रूपांतरित कर व्यक्त किया जाता है। इस दृष्टि से किस भी समाज संस्कृति के संदेश को यथापेक्षित विधा रूपांतरण के साथ ही व्यक्त किया जा सकता है। समाचार पत्रों में स्थान की कमी तथा तात्कालिकता के कारण अक्सर स्रोत सूचना पाठ के संक्षेपण के साथ उसका समाज विशेष में प्रचलित मुहावरा भी दिया जाता है, जबकि पत्रिकाओं में उसके साथ उस समाज के इतिहास, संस्कृति तथा बौद्धिकता के स्तर के अनुरूप रूपांतरित कर उसे विभिन्न चित्रों तथा आरेखकों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। 5.6 स्थानीयकरण अथवा स्थानीय रूपांतरण, घरेलूकरण। किसी भी समाज के अपने विशेष प्रचलनों तथा व्यवहार प्रक्रियाओं के लिए स्थानीय संकेत और अभिव्यक्तियां होती हैं, जिन्हें उनका प्रयोक्ता समाज समझता और प्रयोग करता है, जबकि वे बाह्य समाज के लिए अपरिचित एवं अज्ञात रहते हैं, जिसके कई व्यक्त और अव्यक्त उद्देश्य होते हैं। इससे समाज विशेष अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा सुरक्षा की भी कोशिश करता है। स्रोत भाषा पाठ के स्थानीय स्वरूप में अनेक संश्लिष्ट स्तर होते हैं, जिनके अंदर वास्तविक अर्थ छुपा होता है। उन्हें समाज बाह्य अनुवादक के लिए जानना मुश्किल होता है।
अतः उनका लक्ष्य भाषा में बिना मूल के विचलन के अनुवाद अथवा अंतरण मुश्किल होता है। इसमें रूपांतरण की स्थानीय शैली कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इससे मूल पाठ के आशय लेकर उसके प्रति निष्ठा भी बनी रहती है और उसकी पारिवेशिक स्थितियों से निर्मित विशिष्ट रूपावलियों का लक्ष्य भाषा में अंतरण भी संभव हो जाता है। अपनी पुस्तक द ट्रांसलेटर्स इनविजिबिलिटी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में लॉरेंस वेनुटी का मत है कि पाठ को लक्ष्य भाषा की संस्कृति के अनुकूल बनाने की तकनीक घरेलूकरण तथा स्रोत पाठ की सूचना को अक्षुण्ण रखने और लक्ष्य भाषा की परंपरा से सचेष्ट विचलन करते हुए मूल के अर्थ को प्रधानता देते हुए विदेशीकरण के मध्य केवल वैचारिक विभेद हैं, हालांकि वे अनुवादकों के विदेशीकरण का समर्थन करते हैं। वेनुटी अपनी पुस्तक स्कैंडल्स ऑफ ट्रांसलेशन टुवर्ड्स एन एथिक्स ऑफ डिफरेंस में ये भी स्पष्ट करते हैं कि घरेलूकरण तथा विदेशीकरण का बुनियादी संबंध लक्ष्य भाषा और संस्कृति में मूल पाठ के समावेशन तथा मूल से उसके विचलन के विभेद स्तर से है। डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन डील विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच अ ट्रांसलेशन assimilates a foreign text to the translating language and culture, and how much it rather signals the differences of that text। इसका अभिप्राय है कि पाठ का लक्ष्य भाषा संस्कृति में स्थानीयकरण कर संस्कृति एवं भाषा संबंधी बहुत सी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। कुछ अनुवाद विज्ञानियों का विचार है कि स्थानीयकरण में तिथियों, मापकों और तोलन एवं प्रक्रियाओं और मुद्रा के साथ साथ परिचय देने वाले कारकों का अंतरण करते हैं, परंतु इन्हें पूर्णतया क्रियान्वित करने के रूपांतरण के समग्र रूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए जमा घटाव, संक्षेपण, विस्तार, व्याख्या, विचलन, परिवर्तन, समेकन, लिप्यंकन, लिप्यंतरण, अनुसृजन, अद्यतन आदि तकनीकों की सहायता से इसे संपन्न किया जाता है। इस पर विस्तार पूर्वक पहले ही चर्चा आप कर चुके हैं। 5.7 वैश्विक रूपांतरण। वैश्विक रूपांतरण की प्रक्रिया में समग्र स्वदेशीय विषय वस्तु प्रभावित होती है और एक नए कलेवर में पाठ का निर्माण होता है, हालांकि उसमें मूल पाठ की संरचना तथा शैली भी किसी सीमा तक बनी रहती है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ के सभी मंतव्य तथा उद्देश्य अपनी विषय वस्तु के साथ बने रहते हैं, परंतु मूल पाठ से प्रयोज्य सामग्री को अलग कर लिया जाता है ताकि मूल पाठ के सार्वभौम अथवा वैश्विक उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस प्रकार के रूपांतरण में नए पाठ अर्थात प्रयोज्य समाचार सामग्री के निर्माता का नाम भी जुड़ जाता है। रूपांतरण के इस रूप का प्रमाण समाचार पत्रों में संवाददाता अथवा रिपोर्टर का नाम है, जो अनेक स्रोतों से मूल हासिल करता है। पत्रिकाओं में सूचना के मूल स्वरूप भिन्न होते हैं, परंतु अंतिम उत्पाद में उनके नाम नहीं होते हैं। मुद्रित साहित्य तथा नाटकों के रूपांतरण में भी मंच की वैश्विकता के अनुरूप मूल की आत्मा का संरक्षण करते हुए लक्ष्य भाषा परिवेश तथा उसकी सांस्कृतिक अस्मिताओं के दृष्टिगत स्रोत पाठ का माध्यम की प्रकृति के सातत्य के अनुरूप अंतरण किया जाता है। 5.8 अंतर्भाषिक और अंतःभाषिक रूपांतरण। रूपांतरण के इन दोनों ही प्रकारों में मूल पाठ का विषम भाषा अथवा संभाषा में अंतरण इसका उदाहरण है। अंतर्भाषिक रूपांतरण में लक्षित वर्ग की जरूरतों के अनुसार किसी पाठ का एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण करना है। इसका स्पष्ट उदाहरण किसी एक समाचार पत्र अथवा पत्रिका समूह द्वारा भिन्न भाषाओं में पत्र अथवा पत्रिका का प्रकाशन, जिसमें मुख्य सूचना सामग्री के साथ चित्र, रंग संयोजन तथा विन्यास बदल दिया जाता है ताकि लक्षित वर्ग की रुचि के अनुसार मुद्रित माध्यम में विधा विशेष की प्रस्तुति की जा सके। अंतःभाषिक रूपांतरण प्रक्रिया में एक ही भाषा में सामग्री अथवा सूचना का अंतरण होता है, हालांकि इसमें विद्या परिवर्तन स्पष्टतः हो जाता है। समाचारों पर आधारित संपादकीय अथवा समूह कॉलम, सिंडिकेट कॉलम तथा पत्रिकाओं में न्यूज डाइजेस्ट जैसे प्रकाशन इसी के उदाहरण हैं। किसी कथा कहानी पर आधारित नाटक भी इसी वर्ग का रूपांतरण है। हास्य व्यंग्य कॉलम चाहे समाचार पत्रों के हों या पत्रिकाओं के, उनका आधार भी समाचारों के लिए जुटाई मूल सामग्री के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। रूपांतरण की यह विधा सूचना के विस्तार और व्यापक परिप्रेक्ष्य निर्माण में सहायता करता है। 5.9 अंतर प्रतीकात्मक रूपांतरण। रूपांतरण के इस प्रकार में दो बिल्कुल भिन्न भाषिक कोड होते हैं, जिसमें मूल पाठ का स्वरूप बदलकर उसे ल्यात्मक अथवा ध्वन्यात्मक बना दिया जाता है। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में इसका प्रयोग सड़क, सार्वजनिक स्थलों एवं विशेष क्षमता संपन्न व्यक्तियों के प्रयोग हेतु लगे प्रतीक अथवा संकेतों अथवा समाचार पत्रों पत्रिकाओं में कार्टूनों में खूब दिखाई देता है। 5.10 माध्यम अनुकूलन। मुद्रित साहित्य तथा नाटकों के अनुवाद में जब स्रोत भाषा पाठ का अन्य विधा या मंचन के लिए रूपांतरण होता है तो उसमें स्रोत पाठ का संक्षेपण, उसकी वर्णन शैली तथा मंच के विभिन्न उपकरणों साधनों के दृष्टिगत ही पाठ का अनुकूलन होता है। गद्य अथवा पद्य से संवाद शैली का निर्माण भी एक तकनीकी पक्ष है।
इसके साथ ही संपूर्ण विषय वस्तु कथा को वर्णित करने के लिए पात्रों का चरित्र निर्माण और प्रसंगानुकूल भाषा, उच्चारण आदि के पक्ष भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। किस भाषा में रचित नाटक का भिन्न भाषा के लिए अनुकूलन लक्ष्य भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अनुकूलन रूपांतरण की प्रक्रिया है, जिसमें लक्ष्य भाषा का मुहावरा, रीति रिवाज तथा भाषाई विविधताएं रूपांतरकार के लिए कड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। नाटकों के लिए रूपांतरण में संक्षेपण, विस्तार, मंच उपकरण, शैली, संवाद, वाचन और अन्य विचारणीय बिंदु हैं। रूपांतरण के इन विभिन्न प्रकारों के साथ साथ विज्ञापनों के रूपांतरण में उनकी विशिष्ट प्रकृति के अनुकूल वैयक्तिकता। 5.11 सारांश। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के दौरान आपने रूपांतरण के आयामों तथा प्रकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आपने देखा होगा कि रूपांतरण की प्रक्रिया में समाचार माध्यमों तथा मुद्रित साहित्य की विषय वस्तु तथा प्रस्तुति कई प्रकार से अंतरित होकर प्रयोक्ता अथवा पाठकों तक पहुंचती है। यह अंतरण माध्यमों के उद्देश्यों, मूल्यों तथा व्यापक हितों के अनुरूप ही होता है। सामाजिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं तथा विज्ञापन आदि सूचना प्रारूपों के दायित्व कई आयामों में विशिष्ट होते हैं, जिनकी पूर्ति रूपांतरण की प्रक्रिया से संपन्न होती है। इकाई में आपने रूपांतरण के कुछ प्रकारों पर भी चर्चा की। इनमें विधानुकूल भाषिक विन्यास, सांस्कृतिक मूल्यों एवं अभिव्यक्तियों का अंतरण करने और स्थानीय वैश्विक संदर्भों में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुवाद की कुछ विधियों यथा अंतर्भाषिक, अंतःभाषिक, अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद द्वारा सामग्री अंतरण कर रूपांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपने पाया होगा कि रूपांतरण की प्रक्रिया में कई तकनीकों का प्रयोग होता है जो विधा, प्रयोजन तथा स्रोत पाठ में भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुसार विन्यस्त होते हैं। अनुवाद के व्यापक और सीमित संदर्भ में रूपांतरण की उपयोगिता के विषय में भी आपने अध्ययन किया। इससे आप जान गए होंगे कि जब भाषिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण समुचित पर्याय शाब्दिक अनुवाद में नहीं मिलते हैं और जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की प्रकृति के अनुसार तात्कालिकता, आवृत्ति, प्रस्तुति और जनरुचि के प्रश्न उठाते हैं, तो रूपांतरण की महत्ता सिद्ध होती है। इस अध्ययन के उपरांत आपने न केवल मीडिया अनुवाद में मुद्रित माध्यमों की विधागत प्रकृति से प्राप्त किया होगा, अपितु दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में उनके व्यापक स्वरूप तथा विशेषताओं से भी अभिमुख हुए होंगे। इसके परिणामस्वरूप आप अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों के प्रयोग तथा रूपांतरण की विशिष्ट प्रविधि की समीक्षा करने में भी सक्षम होंगे। आशा है इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अनुवाद की इस विधा के प्रयोजन, अंतरंग पक्षों तथा मुद्रित माध्यमों में इसके व्यापक प्रयोग और साहित्य संबंधी जानकारी से मुद्रित जनसंचार माध्यमों तथा साहित्य में इसका और अधिक सार्थक उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।